अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं मुल्क की सियासत की तहलका खेज खबर से। नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे ने आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं की। मरियम नवाज ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। नून लीग की नायब सदर ने शहबाज शरीफ और बिलावल की आर्मी चीफ से मुलाकातों पर भी एतराज उठा दिया। कहा किसी पार्लिमानी रहनुमा को GHQ नहीं जाना चाहिए था। सियासी फैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए, GHQ में नहीं। GHQ में डिनर का नवाज शरीफ को इल्म था या नहीं? इस सवाल के जवाब में मरियम नवाज का क्या कहना था, देखते हैं ये रिपोर्ट। नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे ने आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं की, मरियम नवाज का दावा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर गैर रस्मी गुफ्तगू। पेशी के बाद मीडिया से बात करते हुए मरियम नवाज ने आर्मी चीफ से सियासी क़यादत की मुलाकातों पर भी एतराज उठा दिया। मरियम, ये बताएंगी जो डिनर हुआ है GHQ में, क्या वो नवाज शरीफ साहब की इजाज़त से हुआ था? शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ जो गए हैं वहाँ पर, ऐसे बस डिनर का तो मुझे पता नहीं, शायद डिनर तो नहीं हुआ, मुझे भी सुनने में आया है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिस इशू पे वो बुलाया गया था वो गिलगित बल्तिस्तान का इशू था, और गिलगित बल्तिस्तान का जो इशू है वो पॉलिटिकल इशू है, वो अवामी रिप्रेजेंटेटिव्स का इशू है, उनके सॉल्व करने का इशू है, उनकी मशावरत का इशू है। ये जो फैसले हैं ये पार्लियामेंट में होने चाहिए, ये GHQ में नहीं होने। मरियम नवाज ने कहा कि GHQ में होने वाली मुलाकात का नवाज शरीफ को इल्म था या नहीं ये उन्हें मालूम नहीं, लेकिन सियासी क़यादत को GHQ नहीं जाना चाहिए। तो ये नवाज शरीफ साहब को इसका इल्म नहीं था? नहीं, मुझे इल्म का पता नहीं है कि उनको इल्म था या नहीं था, या उनको बाद में इल्म हुआ। लेकिन ना इन इश्यूज पे पॉलिटिकल क़यादत को बुलाना चाहिए, ना पॉलिटिकल क़यादत को जाना चाहिए। ये इश्यूज डिस्कस करने के लिए जिसने आना है वो पार्लियामेंट आए। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि नून लीग में कोई इख्तिलाफ नहीं, पूरी पार्टी एक पेज पर है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ के नुमाइंदे मोहम्मद जुबैर ने आर्मी चीफ से 2 माह में 2 मुलाकातें की। DG ISPR ने मरियम नवाज के दावे का पोल खोल दिया। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि दोनों मुलाकातें मोहम्मद जुबैर की दरख्वास्त पर हुई। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के हवाले से बात हुई। आर्मी चीफ ने साफ कह दिया कानूनी मामलात अदालतों में और सियासी पार्लिमान में हल होंगे। मरियम नवाज के दावे का पोल खुल गया। DG ISPR ने सारा कच्चा चट्टा खोल दिया। नवाज शरीफ के नुमाइंदे मोहम्मद जुबैर एक बार नहीं 2 बार आर्मी चीफ से दरख्वास्त करके मिले। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा दोनों मुलाकातों में मोहम्मद जुबैर ने मरियम नवाज और नवाज शरीफ से मुताल्लिक बातें की, मगर आर्मी चीफ ने साफ जवाब दे दिया कि कानूनी मामलात अदालतों में और सियासी पार्लिमान में हल होंगे। सियासी माहिरीन कहते हैं कि नवाज शरीफ के नुमाइंदे को टका सा जवाब मिलने के बाद ही नून लीग मायूस हो गई और मियां साहब ने APC में जारहाना अंदाज अपनाया। आर्मी चीफ ने जो कहा उसकी तौसीक करता हूँ। वहाँ बातचीत के लिए गया, रिलीफ लेने नहीं। मुलाकात के लिए नवाज शरीफ या मरियम नवाज ने नहीं भेजा था। मोहम्मद जुबैर ने जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की तस्दीक कर दी। कहा DG ISI दूसरी मुलाकात में मौजूद थे। मोहम्मद जुबैर की वजाहत या घबराहट सवालात ने सर उठा लिया। 8 दिन में 2 मुलाकातों की जरूरत क्यों पेश आई? मुलाकात जाती हैसियत में थी, फिर दूसरी मुलाकात में DG ISI क्यों शरीक थे? जब मरियम और नवाज शरीफ के लिए रिलीफ मांगा ही नहीं तो फिर आर्मी चीफ ने इनकार किस बात पर किया? इन्हीं सवालात का जवाब लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब। खालिद साहब, दोनों मुलाकातों और उस पर मोहम्मद जुबैर की वजाहत और घबराहट ने सवालात खड़े कर दिए हैं। मुहावरतन मैं ये कहूँगा कि उज़्रे गुनाह बदतर गुनाह, यानी जो पहले उन्होंने बात कही है उसके बाद मज़ीद उसकी वजाहत जब उन्होंने की तो बात को ख़ुद उन्होंने एक तरह से DG ISPR के बयान की तस्दीक भी कर दी, और वो ख़ुद पता नहीं उनको चल रहा कि वो उन्होंने क्या कहा। देखें, पहली मुलाकात जो उनके अपने बयान के मुताबिक अगले दिन 1 सितंबर की पेशी थी, इसका मतलब है वो 31 अगस्त को हुई,
और फिर उस मुलाकात में उनका कहना ये है कि वो तसलसल था। कोरोना से पहले जब कराची में आर्मी चीफ से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में आओ तो मुलाकात करना है। ये दुरुस्त है कि उनके ज़ाती ताल्लुकात हैं मुख्तलिफ हवालों से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से, और उस सिलसिले में वो यकीनन गए होंगे। लेकिन अगर एक मुलाकात होगी तो फिर 8वें दिन वो मुलाकात दूसरी करने की ज़रूरत क्या थी? और फिर अगर वो मुलाकात हुई थी तो कौन सा ऐसा मामला था जिसके लिए ISI के DG जो हैं उनको वहाँ पे बुलाया गया, या वो आए और उन्होंने कोई बात जो है उसकी वजाहत की? वो फरमाते हैं कि जी उसमें मईशत पे बात हुई और 1 घंटा मईशत पे बात हुई। मेरा ख्याल है DG ISI के साथ तो मईशत पे गुफ्तगू नहीं होती। यकीनी तौर पे कोई पहली मुलाकात में ऐसा पेंडिंग एजेंडा था जिसके लिए दूसरी मुलाकात तय हुई, और उस मुलाकात में फिर DG ISI को बुलाया तो वो कोई रिलेटेड मामलात थे जो DG ISI ने जिनके बारे में कोई बात की या उनको कोई जवाब दिया, या उनके कोई ऐसी चीज़ है कि जिसका। बहुत शुक्रिया आपका खालिद अजीम साहब। तो मुलाकातों के शोर में शेख रशीद की जारिहाना इनिंग ने अपोजिशन को बैकफुट पर जाने पर मजबूर कर दिया। वजीर रेलवे ने मतवाली और जयाली क़यादत का आर्मी चीफ से 2 मुलाकातों का दावा कर दिया। कहा ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल ने सिपा सलार से 1-on-1 मुलाकात भी की। शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल ने सरबरा अवामी मुस्लिम लीग के दावे को मुस्तरद कर दिया। मैं वाजे करना चाहता हूं, 1 नहीं 2 मुलाकातें हुई हैं। शेख रशीद के इंकशाफात से मुल्की सियासत में हलचल। वजीर रेलवे ने जियाली और मतवाली क़यादत का आर्मी चीफ से 2 मुलाकातों का दावा कर दिया। मैं वाजे करना चाहता हूं, 1 नहीं 2 मुलाकातें हुई हैं। एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ तो बहुत देर तक 1-to-1 मीटिंग में रहे। पीपी चेयरमैन की आर्मी चीफ से मुलाकातों से मुतालिक सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब देने से गुरेज किया। आर्मी चीफ से आपकी कितनी मुलाकातें हो चुकी हैं और कब? शाहिद खाकान अब्बासी ने वजीर रेलवे के दावे को मुस्तरद कर दिया। मैं तस्दीक कर रहा हूँ, किसी भी PMLN के लीडर की आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई। आर्मी चीफ की दावत पर पूरी पार्लिमानी लीडरशिप उनसे मिली थी। एहसन इकबाल भी अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह की बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। मेरी और ख्वाजा आसिफ साहब के साथ आर्मी चीफ के साथ कोई 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई। अगर शेख रशीद साहब ने ये कहा तो झूठ बोला। मतवाले रहनुमा मुलाकातों से इनकारी और बिलावल खामोश हैं। वजीर रेलवे के चैलेंज का जवाब कौन देगा? मरियम नवाज ने आर्मी चीफ से मिलने वाले शहबाज शरीफ को मियां नवाज शरीफ का नुमाइंदा तस्लीम करने से इनकार क्या किया? मुशीर दाखिला शहजाद अकबर को सदर नून लीग की पार्टी से बेदखली का गम सताने लगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ को चाचू और मरियम को बुजुर्ग करार दे डाला। साबिक खादिम आला की बेनामी कंपनीज और अरबों रुपए की करप्शन का इंकशाफ भी कर दिया। इस्लामाबाद से देखिए आदिल तनोली की रिपोर्ट। शहबाज शरीफ की सालगिरह पर उनकी भतीजी मरियम नवाज ने उन्हें पार्टी से निकालकर तोहफा दिया। ये हम नहीं कहते, ये तो वजीर आजम के मुशीर दाखिला शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं, जिनकी नजर में मरियम बीबी खुद भी बुजुर्ग हैं। वैसे मुझे आज बड़ा अफसोस भी हुआ कि आज सालगिरह के दिन भतीजी ने चचा को पार्टी से निकाल दिया। ये भी एक ऐसे बड़ा गलत बात है। बुजुर्गों का एहतराम भी कोई चीज़ होता है। वैसे खुद भी वो बुजुर्ग खातून, लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो बुजुर्ग हैं, मैं खुद उनको एहतराम में चाचू कहता हूँ। मरियम नवाज की जानिब से सालगिरह पर शहबाज शरीफ को जो तोहफा मिला सो मिला। शहजाद अकबर तो खुद भी उनके लिए करप्शन के नए रेफरेंस की सूरत में बर्थडे गिफ्ट ले आए। 16 अक्यूज पर्संस हैं, जिसमें से 6 फैमिली मेंबर्स हैं। शहबाज शरीफ साहब खुद हैं इसके जो कि सरबराह हैं। 10 लोग वो हैं जो मुख्तलिफ रोल्स में इनको असिस्ट करते रहे। 4 इसके अंदर अप्रूवर्स भी हैं, यानी कि सुल्तानी गवाह। पंजाब में जब इनकी हुकूमत थी, मुख्तलिफ ठेकेदारों से पैसा वसूल किया जाता है, मुख्तलिफ पार्टी के लोगों से पैसा वसूल किया जाता है। शहजाद अकबर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीफ खानदान की सखावत का तस्करा करना भी न भूले। बोले ये इतने सखी हैं कि अपने चपरासी या किसी भी मुलाजिम को 2-4 अरब देना तो उनके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं। ऐसे में शरीफ खानदान में मौजूद इख्तलाफात एक बार फिर खुलकर सामने आ गए। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ का नुमाइंदा मानने से ही इनकार कर दिया, मगर छोटे मियाँ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत पर रिवायती हमले करते रहे। सहाफ़ियों के सवालात की इतनी परेशानी थी कि अपनी बात करके फौरी चलते बने।
मैं और हम मियां नवाज शरीफ और पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इमरान खान न्याजी, उतना जुल्म करो जितना सह सको। नवाज शरीफ कायद हैं, जो कह दिया वही होगा। शहबाज शरीफ ने लीगी रहनुमाओं की बैठक में दो टोक मौकफ बता दिया। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत पर खूब बरसे। बोले, कौम की माओ बेटियों को कटहरे में खड़ा किया जा रहा है। आवाज उठाने पर मुझे भी जेल जाना पड़ा तो ये कोई बड़ी कीमत नहीं होगी। सऊकतें हमने पहले भी बर्दाश्त की, हथकड़ियाँ भी लगी, नवाज शरीफ को भी लगी और मुझे भी लगी। इमरान खान न्याजी, हालात बदलते पता नहीं चलता, सब अल्लाह ताला के ये हाथ में है। शहबाज शरीफ ने कहा उन्होंने कौम के अरबों रुपए बचाए। आटा, चीनी, अदविया स्कैंडल का जिम्मेदार इमरान खान और उस्मान बुजदार को करार दिया और बोले, फेस नहीं केस के दावों की हकीकत सामने आ चुकी है। इमरान खान न्याजी के खिलाफ हेलीकॉप्टर इंक्वायरी का क्या बना? चीनी स्कैंडल, गंदम स्कैंडल, दवाइयों के स्कैंडल जो इस हुकूमत में हुए, उसका क्या हुआ? कौम के सामने हकायक ले आए जो उसके पास मौजूद हैं। तो इमरान खान न्याजी एक सेकंड भी वजीर आज़म नहीं रह सकता। वो अपनी बात मुकम्मल करके मीडिया के सवालों का जवाब दिए बगैर चलते बने। मैं मरीम अब क्या नहीं सवाल। थैंक यू वेरी मच। कोई और अपने पास से निकाल दे। वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद की नई पेशगोई। ट्विटर पैगाम में लिखा कि दिसंबर या जनवरी में नवाज़ लीग में बड़ी टूट फूट नज़र आ रही है। अवाम को साफ साफ नून लीग और शीन लीग नज़र आएंगी। उनका एजेंडा है कि अगले साल मार्च में सेनेट इंतखाबात को सबूताज किया जाए। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने एक और पेशगोई कर दी है, नई पेशनगोई की है और उनका ये कहना है कि दिसंबर या फिर जनवरी में नवाज़ लीग में बड़ी टूट फूट नज़र आ रही है। अवाम को साफ साफ नून लीग और शीन लीग नज़र आएंगी। शेख रशीद अहमद ने यह दावा किया है और साथ में उनका ये भी कहना है कि इनका एजेंडा है कि अगले साल मार्च में सेनेट इंतखाबात को सबूताज किया जाए। कराची से खबर, जहां बिलावल हाउस में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी से मुताल्लिक इजलास में गए तो पता चला वजीर आज़म ही मौजूद नहीं। अगर वजीर आज़म काम नहीं करना चाहते तो इस्तीफ़ा दे दें। कहा, आर्मी चीफ भी चाहते हैं ऐसा निज़ाम आए कि आइंदा इंतखाबात मुतनाज़ न लगें। संजय साधवानी की रिपोर्ट। इस्लामाबाद के बंद कमरे में गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक अहम इजलास का शोर कराची में भी सुनाई देने लगा। उस मीटिंग में क्या हुआ, बिलावल भुट्टो भी बताए बगैर रह न सके। कहा, कौमी सलामती से मुतालिक अहम इजलास में गए तो वजीर आज़म ही मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से माजी में भी और इस मीटिंग में भी वजीर आज़म के बगैर नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स हो रही हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो वजीर आज़म की मौजूदगी में होना चाहिए था। हम सब इस बात का एतराफ़ करते हैं। उस मीटिंग में जो भी मौजूद है शायद इस बात को सेकंड भी कर देते। ये एक इस हुकूमत का फेलिंग है जो कि दुरुस्त होना पड़ेगा। वज़ीर आज़म का जिम्मेदारी है। बिलावल भुट्टो ने बताया कि आर्मी चीफ भी ऐसा निज़ाम चाहते हैं कि आइंदा इंतखाबात मुतनाज़ा ही ना लगें। हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसका भी ये ख्वाहिश है कि जो हमेशा इलेक्शंस हमारे मुतनाज़ा रहते हैं वो ना हो और हम इस किस्म का इलेक्शन रिफॉर्म्स करें जिसके नतीजे में हम सब कह सकेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस किए जाते हैं इस मुल्क में। बिलावल भुट्टो ने कहा, अगर हुकूमत मुहब्बे वतन है तो अपोजिशन भी कम मुहब्बे वतन नहीं। कौमी मामलात की बेहतरी के लिए इदारों के साथ हैं। कैमरामैन कासिम रिज के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शेख रशीद को खामोश कराने का मुतालबा कर दिया। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, कुछ गैर जिम्मेदार लोग नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इन कैमरा ब्रीफिंग पर टीवी पर बैठकर बात कर रहे हैं। वो जिसके भी तर्जुमान हैं उन्हें चुप रहने को कहा जाए। उन्होंने शेख रशीद अहमद के साथ आइंदा किसी मीटिंग में बैठने से भी इनकार कर दिया। कुछ गैर जिम्मेदाराना लोग जिनका कोई ताल्लुक नहीं है ना नेशनल सिक्योरिटी से
ना गिलगित बल्तिस्तान से, ना आज़ाद कश्मीर से, ना फॉरेन पॉलिसी से, जिन्होंने इस मीटिंग में एक लफ्ज नहीं कहा। आजकल हर टीवी चैनल पे आके बात कर रहा है। इस किस्म के बातों से ये जिसका भी स्पोक्स पर्सन है, उनको फौरी उसको कहना चाहिए कि चुप हो जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान से मुताल्लिक अहम इजलास में अमीन गंडापुर ने गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ इलेक्शन करवाने की तसल्लियाँ दी, जिस पर मैंने जनरल फैज़ की तरफ इशारा करके कहा शफाफ इलेक्शन के लिए मैं इनकी तरफ देखूंगा। गंडापुर साहब मुझे तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था कि साफ और शफाफ इलेक्शंस वो करवाएंगे, जिस पे मैंने जनरल फैज़ साहब की तरफ इशारे करते हुए कहा कि मैं आपसे नहीं उसकी तरफ देखूंगा कि अगर साफ और शफाफ इलेक्शंस वहाँ होते हैं या नहीं। वो उस कमरे में बैठे हुए लोग के लिए एक इशारा था जो आपको भी आप समझ में आ चुका होगा, उनको भी समझ आ चुका होगा। अफसोस के साथ कि गंडापुर साहब के समझ में नहीं था। उसका हाथ में क्या है कि साफ शफाफ इलेक्शंस हो गिलगित बल्तिस्तान में। अपोजिशन की जमातें हुकूमत के खिलाफ तो एक हो गई हैं, मगर बयानात और पॉलिसीज में वाज़ेह तज़ाद नजर आ रहा है। मरियम नवाज को सियासी क़यादत के GHQ जाने पर एतराज़ है तो बिलावल को इसमें कोई हर्ज नजर नहीं आता। इजलास में नैब पर गुफ्तगू से मुताल्लिक भी नून लीग के रहनुमा अलग अलग बयान देते नजर आ रहे हैं। भानमती के कुंबे में भांत भांत की बोलियां। मरियम नवाज को GHQ इजलास में सियासी क़यादत की शिरकत पर एतराज, मगर बिलावल बार बार जाने पर तैयार। गिलगित बल्तिस्तान का जो इशू है वो पॉलिटिकल इशू है, वो अवामी रिप्रेजेंटेटिव्स का इशू है। ना इन इश्यूज पे पॉलिटिकल क़यादत को बुलाना चाहिए, ना पॉलिटिकल क़यादत को जाना चाहिए। पॉलिटिकल लीडरशिप को अगर मैसेज दिया जाए कि नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक फलां एड्रेस पे मिले, आई थिंक सारी जमातों वहाँ जाएंगे और ना जाना चाहिए। GHQ मुलाकात में नैब पर बात हुई या नहीं, इस पर तो नून लीग के अपने रहनुमा मतजाद बातें कर रहे हैं। इधर मौलाना फजलुर रहमान नैब के नोटिस को बदनीयती करार दे रहे हैं तो उधर इत्तेहादी खुद उनसे हिसाब मांग रहे हैं। बदनीयती पर मबनी इस किस्म के हरबे, इससे न हम पहले डरे हैं और न हमें ये मच्छर की भिनभिनाहट के बराबर भी हमारी नज़र में ऐसे किस्म के नोटिसों की कोई हैसियत नहीं। बिल्कुल हर किसी से पूछना चाहिए। अब मौलाना साहब भी वजाहत कर लें, अटक के 2000 एकड़ का फार्म हाउस किसका है? ये सब वजाहतें चाहिए लोगों को। ओपोजिशन PTI सरकार की मुखालिफत में मिल तो गई, मगर ना रहनुमाओं के ख्यालात मिल रहे हैं ना बयानात। ये मत पढ़े आप। मुजरिमों की वकालत, तफसीलात इसी बुलेटिन में। मौलाना फजलुर रहमान को नैब ने बुलाया तो 30 लाख कारकुन साथ जाएंगे। मौलाना के साथी राशिद सुमरो ने नैब को धमकी दे डाली। नैब के पास जाने का सुनकर फजलुर रहमान फौरन बैकफुट पर आ गए। कहा अभी तो नोटिस ही नहीं मिला। मुझे कोई नोटिस अब तक नहीं मिला है और इसकी कॉपी मीडिया को भी नहीं मिली है। हमसे लोग राब्ते कर रहे हैं। ये मच्छर की भिनभिनाहट के बराबर भी हमारी नज़र में ऐसे किस्म के नोटिसों की कोई हैसियत नहीं, कोई हैसियत नहीं। लेकिन एक बात सुन लें, अगर ये फैसला होता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब नैब में पेश होते हैं तो फिर मौलाना फजलुर रहमान अकेले पेश नहीं होंगे। 30 लाख कारकुनान मौलाना के साथ नैब के दफ्तर जाएंगे। 30 लाख कारकुनान मौलाना फजलुर रहमान के साथ नैब के दफ्तर में पेश होंगे। अकेले फिर मौलाना पेश नहीं होंगे। जमात इसकी सियासी और कानूनी सब पहलुओं का जायजा लेगी। अगर नोटिस मिला, जब नोटिस ही नहीं है, इससे पता चलता है कि दाल में सारा काला काला है। सियासतदानों के फ़ौजी क़यादत से राब्ते और मुलाकातें कोई नई बात नहीं है। माजी में भी कई रहनुमा ऐसी मुलाकातों का जिक्र करते रहे हैं और जमहूरी अमल में फ़ौज की हिमायत पर शुक्रगुजार भी नज़र आए। किसने क्या कहा,
आइए आपको दिखा देते हैं। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को जनरल बाजवा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्या भी हमें अपनी शिकायत पहुंचानी चाहिए थी, वहाँ हमने पहुंचाई है। उसके बाद हमें ऊपर इलेक्शन कमीशन में बात करनी पड़ी। नतीजा ये निकला कि कुछ देर बाद उन्होंने लाइव रिजल्ट्स देने शुरू कर दिए। बताएं नदीम मलिक साहब कि आपसे से मैं ये कह रहा हूँ कि आप कौम को बताएं कि जिनको हम बुरा भला कह रहे थे हम उनको झप्पी मारते हैं, हम उनको झप्पी मारते हैं। ये कौम को बता दें, कौम को डिसाइड करेगी। ये किसने कहा कि चीफ साहब इमरान खान दातरों को, ये किसने कहा? ये इनकी पार्टी के शहबाज शरीफ थे। शहबाज शरीफ ने कहा इमरान खान दातरों को। आगे बढ़ते हैं। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं सानिया बल्दिया केस में हम्माद सिद्दीकी तो दूर, जिन 2 मुल्जिमान को सजा दी गई उन पर भी सजा नहीं बनती। पीएसपी सरबरा ने फैक्ट्री मालिकान को सानहे का जिम्मेदार ठहरा दिया। पाकिस्तान के 9/11 के बाद मुल्जमान पकड़े गए, 177 समातें हुई, 8 साल बाद अहम केस का फैसला भी आ गया। लेकिन उस वक्त के MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल सानिया बल्दिया में क्या हुआ शायद सब जानते हैं। पाकिस्तान हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए PSP चेयरमैन ने फैक्ट्री मालिकान को ही कसूरवार करार दिया। जुबैर को और भोले को सजाए मौत हुई है, तो ये जो आई विटनेस बता रहा है जुबैर के साथ 4 लोग और थे, वो कहाँ गए? वो कहाँ गायब हो गए? उसका कोई फैसले में जिक्र ही नहीं है। वो जुबैर, ये जो आई विटनेस ये बता रहे हैं ना कि भाई जुबैर उसके साथ 4 लोग और थे जो केमिकल फेंक रहे थे, तो वो 4 लोग और कहाँ गए? बात पर MQM पाकिस्तान को आड़े हाथों लेने वाले मुस्तफ़ा कमाल आज साबिका पार्टी की हक में बोल पड़े। शाम के 5 बड़े भरे ऑफिस में, भरी फैक्ट्री में आग लगाने आए, और किस लिए? 25 करोड़ के भत्ते को मांगने के लिए। MQM का ये सिग्नेचर ही नहीं है। MQM ने 40 सालों में कौन सी फैक्ट्री में आग लगाया है? भत्ता बिल्कुल लेती होगी MQM, बंदे बिल्कुल मारती होगी MQM। चेयरमैन PSP ने कहा कि हम्माद सिद्दीकी के रिश्तेदार हाई कोर्ट से रिजू करेंगे। हम्माद सिद्दीकी तो दूर, जिन 2 को सजा दी, मेरा मौकफ है उन पर भी सजा नहीं बनती। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। मुस्तफ़ा कमाल माजी में कहते रहे हैं कि सानहा बल्दिया फैक्ट्री में हम्माद सिद्दीकी का कोई किरदार नहीं है। रहमान भोला और जुबैर चरिया को भले ही लटका दिया जाए, लेकिन आज कह रहे हैं कि जुबैर चरिया और रहमान भोला कातिल नहीं। आज तक हम्माद सिद्दीकी का दिफा और अब सजा याफ्ता मुजरिमों के हक में बयान, आखिर ये कौन सा रिश्ता है? हालात इधर से उधर हुए, सानहा बल्दिया फैक्ट्री पर बड़े तबसरे हुए, सवालात हुए, तज्जिए सामने आए, मगर हम्माद सिद्दीकी के लिए PSP सरबरा मुस्तफ़ा कमाल का मौक़िफ़ न बदला। बल्दिया टाउन के हवाले से हम्माद सिद्दीकी और अनीस कायम खानी की मैं कहता हूँ कि अगर ये इन्वॉल्व होंगे, अगर आप करें तो मुझे पहले फांसी दें। इस हिमायत में वो इस हद तक गए कि अब्दुल रहमान भोले और जुबैर चरिया को भी सदावार मान लिया, मगर हम्माद सिद्दीकी का दिफा फिर भी करते रहे। आज भी डिफेंड करूँगा हम्माद सिद्दीकी को, आज भी मैं अपनी बात पे स्टैंड करता हूँ। रहमान बोला को आप जो चाहो करो, वो खुद बोल रहा, लड़काओ उसको। और आज हम्माद सिद्दीकी के साथ साथ सजा याफ्ता मुजरिमों को भी कातिल मानने से इनकार कर गए। खुदा का क्या इम्तिहान में डाल दिया मुझे मेरे रब ने कि पूरा पाकिस्तान यक जुबान होकर कह रहा है कि ये कातिल है। मैं बोल रहा हूँ नहीं है। हम्माद सिद्दीकी ना PSP के ओहदेदार हैं ना कारकुन, मगर ये कौन सा रिश्ता है? न सिर्फ ये कि मुस्तफ़ा कमाल आज तक हम्माद सिद्दीकी के दिफा में डटे हैं, बल्कि उनके कहने पर फैक्ट्री में आग लगाने वालों को भी कातिल मानने के लिए तैयार नहीं। आएंगे कि भारतीय फौज के एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़फायर मुआहदे के खिलाफ देवा सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग, 5 शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में बारूद उगलने वाली दुश्मन की चौकियां तबाह कर दी गईं। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। खित्ते के अमन को आग लगाने के दरपे भारतीय फौज का एक और बुज़दिलाना वार। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी मुआहदे को फिर रौंद डाला। देवा सेक्टर पर बिलाश्तार भारतीय फायरिंग से पाक फौज के 2 जवान जामे शहादत नोश कर गए। ISPR के मुताबिक शहीद होने वालों में 29 साला सिपाही नूरुल हसन और 25 साला सिपाही वसीम अली शामिल हैं। पाक फौज की जानिब से भी करारा जवाब। फायरिंग शुरू करने वाली भारतीय चौकियों पर ताक का निशाने लगाए। दुश्मन के भारी जानी और माली नुकसान की इत्तलात हैं। रवां साल भारतीय फौज की जानिब से LOC पर जंग बंदी मुआहदे की 2333 दफा खिलाफ वर्जी की जा चुकी है। स्वात से अफसोसनाक खबर, जहां 13 साला बच्चे को उसके करीबी रिश्तेदार ने बदफेली का निशाना बनाकर कत्ल किया और लाश दरख्त से लटका दी। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट देखिए।
2 रोज पहले मदियन के इलाके कंदील में 13 साला बच्चे की लाश दरख्त से लटकी हुई मिली। पोस्टमार्टम में बच्चे से बदफेली की तस्दीक हुई। पुलिस ने तफ्तीश की तो बच्चे का रिश्तेदार ही कातिल निकला। मुलजिम ने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया। जो सराउंडिंग के एरियाज़ में कुछ सस्पेक्ट्स थे उनको हमने शामिल तफ्तीश किया। फिर हमारा एक प्राइम सस्पेक्ट उनसे निकला जिनका नाम वकार अली था। उसने अपने गिल्ट को कन्फेस किया है कि उसने बच्चे के साथ जिनसी तशद्दुद के बाद उसको कत्ल किया गया है। पुलिस का कहना है कि अदालत से मुलजिम का जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाएगा। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन समा करेंगे। बिजली की 12 घंटे लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना हराम कर दिया है। कराची से अशरफ खान अपनी रिपोर्ट के साथ। आधी रातों को लाइटें जा रही हैं, बहुत तंगी हो रही है, लोगों की दिन निकल रही है। रातें मच्छरों से बातें करते करते गुजरती है और दिन में गर्मी से मुकाबला। घंटों गायब रहने वाली बिजली रात दिन तारे दिखाने लगी। लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंचा तो आवाम का सब्र जवाब देने लगा। रात को 1 बजे जाती है तो 2 बजे आती है, फिर सुबह 9 बजे जाती है, 10 बजे आती है। कल रात में तकरीबन 12:30 बजे गई और रात में 2:30 बजे 3 बजे लाइट आई है। गैस सप्लाई में कमी के बाइस बिजली की पैदावारी सलाहियत मुतासर होने से शॉर्टफॉल 400 मेगावाट तक पहुंच गया। हमारे 4 में से 3 गैस प्लांट्स की प्रोडक्शन इम्पैक्ट हो रही है कम प्रेशर की वजह से। गैस सप्लाई मुतासर होने का जिम्मेदार वफाक और सिंध एक दूसरे को ठहरा रहे हैं, लेकिन खुमियाजा आवाम को ही भुगतना पड़ रहा है। सुरजानी से डिफेंस और औरंगी से लेकर कोरंगी तक कोई इलाका लोड शेडिंग से महफूज नहीं। बुलेटिन से इतना ही। अभी लेंगे एक ब्रेक जिसके बाद होंगी हेडलाइंस। आप देखते रहिए समा।